नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एसएससी जी 2023। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा सेशन बनाऊं जहां पर मैं आप सभी लोगों को एसएससी जी की सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। जस्ट लाइक इसकी डेट कब आने वाली है, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो अभी इंटरनेट में फ्लोट कर रही हैं उसके हिसाब से, राइट। बाकी आगे कितनी ज़्यादा होती हैं, कितनी कम होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसमें जॉब में कितने पैसे मिलने वाले हैं, मतलब सैलरी कितनी होगी, लाइफस्टाइल कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर साथ में एसएससी जी की तैयारी अगर कोई शुरू से करना चाह रहा है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ स्ट्रैटेजी से लेकर के हर चीज़ हम लोग करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं इसकी पूरी डिटेल, ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है, ये सारी की सारी चीज आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगा, सो दैट एक ही जगह पर आप लोगों को हर चीज मिल जाए। जॉब डिस्क्रिप्शन से लेकर के आप लोगों को सिलेबस, पेपर पैटर्न और हर चीज आपको एक ही साथ मिल जाए। वो भी सारी चीजें प्रिपेयर्ड है, आप सभी लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। कैसे शेयर करूंगा ये भी बता दूंगा, राइट। ओके तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग, किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, अपने एग्जामिनेशन से। तो भाई एसएससी जेई का एग्जामिनेशन जो 2023 में आना है, जिसके बारे में अभी जो न्यूज आई है, राइट, 30 तारीख को, 30 दिसंबर को जो न्यूज आई है कि भाई ये जो पेपर है इसकी टेंटेटिव डेट जो एग्जामिनेशन की है वो है अक्टूबर 2023। मतलब देखा जाए तो हमारे पास पूरे पूरे 10 महीने हैं जिसकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली देखा जाए तो 9 महीने हैं, मैं 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनवरी अभी पहला है और 10वें महीने में एग्जाम है, तो इसलिए मैंने 10 बोल दिया, लेकिन देखा जाए तो 9 ही महीने हैं। अब इन 9 महीनों में आप लोगों को सारी तैयारी करनी है। और भाई साहब सिर्फ एक चीज जिसके बारे में आप लोगों को सोचना है, दैट इज सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे लाल, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। तो गाइज इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आया हूँ। गाइज यहाँ पर बता दूं, जो ये जो अभी न्यूज है, दिस इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कहने का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड कहने का मतलब है जो कई सारे लोग होते हैं ना इंटरनली, अगर उनको कोई न्यूज मिली या फिर कुछ भी है तो ये इंटरनेट में फ्लोट हो रही होती हैं। फ्लोट हो रही होती है मतलब तुम किसी भी वेबसाइट को खोलो, कुछ भी करो, कहीं पे भी सर्च करोगे तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली इतने रिजल्ट्स तो दिखाई देंगे जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 887 प्लस वैकेंसीज हैं अभी तक, फॉर नाउ। आगे बढ़ेंगी, फॉर श्योर बढ़ेंगी और बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ने वाली हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, दिस इज एक्सपेक्टेड। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान ना दें, राइट। क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है सिलेक्शन। एक सीट भी है तो भी आपकी होनी चाहिए, 10,000 सीट है तो भी आपकी होनी चाहिए, 1 लाख सीट है तब भी आपकी एक ही होगी, राइट। तो हमारे लिए तो एक है, हमें सिलेक्शन लेना है, बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता कितनी वैकेंसीज है कितनी नहीं। हाँ, वैकेंसीज कम होती है तो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है या फिर नंबर थोड़ा ज्यादा लाने पड़ते हैं, तो भैया तैयारी ऐसी करेंगे ना कि नंबर इतने ज्यादा हो कि कम वैकेंसी हो, ज्यादा हो, हमारा ही सिलेक्शन हो। ये मेन एम लेकर के चल रहा है, राइट। और फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। सबसे पहले गाइज हम लोग बात करेंगे एग्जाम सीजन की। अब एग्जाम सीजन जो आता है हम लोगों को, उसमें सबसे पहली चीज है जो मैं आपको बोलूंगा, अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा उपलब्ध करवा लीजिए। किसके लिए? फेसबुक के लिए। किसके लिए? फेसबुक के लिए। आप लोगों के पास कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत रील्स चलती हैं, डू नॉट डिस्टर्ब कर लो भैया, इंस्टा नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना मुझे। अगर कुछ दिन तक नहीं चलाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि दुनिया भूल जाएगी, जिस दिन सिलेक्शन लोगे उस दिन दुनिया खुद आएगी, बोलेगी सलाम साहब, राइट। इसलिए इंस्टा को भूल जाना है, फेसबुक को भूल जाना है। यूट्यूब में सिर्फ सेशन लेने हैं, वाईटी के शॉर्ट्स जो आप लोग टाइम पास के लिए देख रहे हो, ये सारी चीजें भूल जाना है। फिर उसके बाद जो आप लोगों की नेटफ्लिक्स है, आप लोगों का जो अमेजन है, राइट, ये जितने भी आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं इन सभी को हटा देना है, सो दैट आप लोग जा करके सिर्फ और सिर्फ तैयारी में ध्यान दे सको, राइट। इन सभी चीजों को ब्लॉक कर देना, डू नॉट डिस्टर्ब सेवा लगा देना। कुछ भी हो जाए मुझे तो जरूरत नहीं है इनकी, और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। एफबी, इंस्टा, वाईटी शॉर्ट्स वगैरह ये जो तुम लोग देखते हो, नेटफ्लिक्स हो गया, राइट, अमेजन प्राइम पे मूवीज हो गई, नहीं देखनी, नहीं करना मुझे टाइम पास। मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, मैं कुछ मोटिवेशन पढ़ के, मैं कुछ अच्छा पढ़ करके अपना माइंड फ्रेश कर लूंगा, मुझे इस तरीके से नहीं करना, राइट। इसको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ेंगे गाइस, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ऐसे कौन से एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी जी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं? देखो गाइस, बहुत सारे इंडिया में एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बोला जाता है कि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होगा, आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बीटेक एलिजिबल है, राइट।
एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों दे सकते हैं। सो इंजीनियरिंग के जितने भी हैं डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले वो दोनों के दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है, राइट। फिर गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाती है नंबर ऑफ पोस्ट। देखो भाई, नंबर ऑफ पोस्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीन आपकी स्ट्रीम्स है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इन तीन स्ट्रीम से आप लोगों से भर भर के पोस्ट आती हैं, राइट। मैक्सिमम इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो सिविल की आती है, राइट। ये सेशन मैंने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए बनाया है, तीनों इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, राइट। तो मैक्सिमम आप लोगों के लिए पोस्ट इसमें सिविल की आती हैं, मतलब वैकेंसीज, राइट। लेकिन पोस्ट वगैरह जैसे कि आप देख सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, PRO आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। आपका वाटर कमीशन कहाँ है, ये सेंट्रल वाटर पावर एंड रिसर्च कमीशन हो गया, राइट। सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, राइट। और फिर उसके बाद आप लोग देखते हो ये वाला, दैट इज CPWD, राइट। CPWD वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। वाटर कमीशन में अगर चले गए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, राइट। बहुत सही, जबरदस्त लाइफ हो जाती है अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो तो वन ऑफ द बेस्ट में आपका CPWD आता है, राइट। CPWD के साथ और सेंट्रल वाटर कमीशन, ये जो दो आप लोग देख रहे हो ना, इसके साथ एक खास बात भी है। जो खास बात है वो बता देता हूँ। ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों की जो एज लिमिट है वो 32 है। CPWD और सेंट्रल वाटर कमीशन, याद रखिएगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जितने भी हैं, खासकर मैकेनिकल सिविल वाले, कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आप लोगों की एज लिमिट है वो 32 है। अलॉन्ग विद दैट बाकी जितने भी हैं सबके लिए 30 एज लिमिट है। तो अगर आप 31 के हो रहे हो या 30 के हो गए हो, आपको लग रहा है मैं एसएससी चाहिए नहीं भर सकता, तो ऐसा नहीं है। CPWD और सेंट्रल वाटर कमीशन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, ये वाला, राइट, इनके लिए आप लोगों की जो एज लिमिट है वो है आपकी 32, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोगों को पोस्ट और मिलेंगी। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो इन्होंने बताया ना, जैसे कि ये अभी नया ऐड हुआ है NTRO, राइट। इसका अलग से भी एग्जाम ये लोग ले रहे हैं, राइट। और ये जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, आप लोगों की जो सिविल की है पोस्ट आती है। ये कुछ नया है जो आया है, राइट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि भाई इंडियन आर्मी के साथ जुड़ना चाहोगे, राइट, तो उसके लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है यहाँ पर गाइज दो तरीके से जाते हैं। एक तो CDS के थ्रू जा सकते हो आप लोग, राइट। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हो और एक SSC के थ्रू जा सकते हो यहाँ पर, राइट। SSC के थ्रू जाओगे तो आप लोगों को एज अ सिविलियन पोस्ट जो होती है उसमें जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट करना होता है, राइट। और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हो तो डायरेक्ट गैरिसन ऑफिसर आपको बनाते हैं, ठीक है, GO बनते हो आप यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न बताता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जिसमें सब कुछ कहीं ना कहीं पूछ लिया गया है। एग्जाम के पैटर्न में अगर देखा जाए तो भाई साहब, पहला पेपर जो होता है जिसे हम प्री बोलते हैं, प्री के पेपर में आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 2 आप लोगों का जो होता है ये मेंस है, ये मेंस है। और जो पेपर 1 है दैट इज प्री। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो गाइज ये जो आप लोगों का ये वाला पेपर है ये कॉमन होता है सभी के लिए, राइट। मतलब ये आप सभी को देना है। और इन तीनों में से जो आपकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम है दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इनका पेपर होता है, ठीक है। पेपर पूरा पूरा 2 घंटे का होता है, मतलब 120 मिनट का। 120 मिनट में गाइज आप लोगों को कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 120 मिनट में आप लोगों को टोटल 200 मतलब 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है आपको। ये चैलेंजिंग होता है, राइट। ऑल्दो चैलेंजिंग कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अब तो आदत हो गई है ऐसे ही जीने की और ऐसे ही क्वेश्चंस को करने की। तो 2 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो GK GS है, राइट, 50 नंबर का GK GS आता है। मतलब जनरल अवेयरनेस अगर आप लोगों की अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आगे, राइट, उसको जरूर सुनना। और यहाँ पर जो आप लोगों का रीजनिंग है वो 50 नंबर की आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 50 में 45 प्लस लाना तो उनके लिए दाएं हाथ का खेल हो गया है, बाएं हाथ का नहीं है क्योंकि थोड़ा सा पेपर अच्छा होता है, तो दाएं हाथ का खेल है, राइट। तो मतलब रीजनिंग के बारे में देखो तो 50 में से 45 आ जाते हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस अच्छी है तो इन 100 नंबर में आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो सकता है। और 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, 100 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके टेक्निकल, राइट। और इन टेक्निकल में से भी अप्रोक्सीमेटली 30% रिपीट होते हैं। तो मतलब 70% क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और 70% में 20% क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से ही डायरेक्ट उठाए जाते हैं। कैसे तैयारी करनी है वो जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले समझना है कि पेपर 1 में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। जब आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको मेंस देने मिलता है। मेंस का जो पेपर होता है वो होता है 2 घंटे का, लेकिन वो होता है 300 मार्क्स का, राइट।
अब 300 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का है। इन 2 घंटों में आप लोगों जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेंस निकाल लिया तो फिर आप लोग जाते हो आगे आपके एसएससी जेई में, राइट। अब गाइस यहाँ पर आ जाता है आपका सिलेबस। देखो अभी जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ प्री का, राइट। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नंबर वाइज लिखा है सो दैट आपको देखने में थोड़ा सा इजी हो, आसानी हो। दैट इज एनालॉजीज एंड सिमिलैरिटीज हो गया, डिफरेंसेस स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी डिस्क्रिप्शन है, ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, देन उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर सीरीज है, देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड रिलेशनशिप्स है, देन अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन है एंड एनालिटिकल फंक्शंस है। ये है आपका रीजनिंग का पार्ट। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से जनरल अवेयरनेस की, तो करंट अफेयर्स बोला जाता है लास्ट 6 मंथ्स का आएगा, लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 पेपर्स आई हैव सीन कि भाई करंट अफेयर्स के नाम पे इन्होंने एक एक साल की चीजें पूछी हैं। तो अगर आपके पास 10 महीने हैं तो आई विल सजेस्ट कि अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद आप लोगों का इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इसके बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। इससे जीके भी बहुत अच्छा बन जाता है कि भाई अभी कौन सी समिट हुई है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, मोदी जी और कहाँ गए हैं, राइट। अभी म्यांमार में क्या चल रहा है, चाइना में अभी क्या गतिविधियां हुई है, राइट। अभी जो रशिया की लड़ाई चल रही है वो कैसी हो रही है, राइट। यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें अभी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है और जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च है। तो मतलब सिंपल पॉलिटी है। तो ये आपका जीके का पार्ट है। वास्ट पार्ट है, कंप्लीट करने में टाइम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले मैं टेक्निकल पढ़ लेता हूँ फिर नॉन टेक पढ़ूंगा तो मेरे लाल इससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं हमेशा यही वाली बात बोलता हूँ, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल में तो हम तुम्हें तैयार करा देंगे, नॉन टेक की तैयारी तुम्हें खुद करनी है। कोई भी टीचर तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ाएगा वो सफिशिएंट नहीं होता जब तक तुम खुद ना तैयारी करो। तो तुम्हें खुद से भी तैयारी करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई तुम्हारा नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो, तभी तुम प्री निकाल पाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। फॉर श्योर टेक्निकल के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, नॉन टेक्निकल में टाइम नहीं लगेगा। ये जो 50 क्वेश्चन तुमको जनरल अवेयरनेस से मिलने वाले हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा टेक, क्वेश्चन पढ़ा टेक, क्वेश्चन पढ़ा टेक, ऐसे तब जाके तुम टाइम सेव कर पाओगे। दिस इज नोन एज अ टाइम सेविंग टेक्निक। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो मैं दूसरा सेशन लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व करने की द शॉर्ट टेक्निक, जिसको आप अपने टेस्ट सीरीज में लगाना, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना। आई गारंटी जितने मार्क्स तुम पहले ला रहे थे उससे ज्यादा मार्क्स अगर तुम नहीं लाओगे, उसी कमेंट में, उसी सेशन के कमेंट में लिख देना कि आपकी टेक्निक खराब है। मुझे पता है ना खराब नहीं है, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका प्री का सिलेबस। ऑल दो प्री का सिलेबस जब भी कभी आप देखते हो तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतना सारा जो दिया हुआ है इतना बस थोड़ी ना आता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्री का सिलेबस है। मैंने क्या किया, पीडीएफ जो बनाई है आप लोगों की उसमें मेंस का भी पूरा सिलेबस ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा जितना भी मैं डाल सकता था वो सारी चीजें मैंने उसमें ऐड कर दी है। अगर वो सब कुछ हो गया है, राइट, तो गाइज आप लोगों को क्या सोचना है, आप लोगों को यहाँ पर बस ये वाली चीज सोचनी है कि अगर पीडीएफ में मैंने सारी चीजें डाल दी हैं बस उसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप देखते रहना। सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। सिलेबस के बाद गाइज अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अब आती है सैलरी। भैया जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो क्या है, तो गाइज यहाँ पर अगर मैं आपको बेसिक पे के बारे में बात करूं, जो आपको एसएससी ऑफर करता है वो 35,000 से 1,12,000 तक करता है, राइट। अब ये जो आपको पैसे दिख रहे हैं, ये पैसे आपको लग रहे होंगे ना 35,000 से 1,12,000 तक, राइट, ये तो है। लेकिन बेसिकली जो आपकी इनहैंड सैलरी बनती है अप्रोक्सीमेटली 44,000 के करीबन बनती है जब आप ज्वाइन करते हो, और धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है, राइट। इसके साथ आप लोगों को और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं गाइस। अगर मैं सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों की जो बेसिक सैलरी बनती है वो 4200 ग्रेड पे के हिसाब से बनती है, अप्रोक्सीमेटली 35,000 की सैलरी। फिर उसमें आप लोगों का एचआरए जुड़ जाता है 8,400 रुपए। फिर उसके बाद आपका सिटीज के हिसाब से ये जितनी आप देखते हो, फिर उसके बाद आपका डीए जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आप लोग देखते हो आप लोगों का क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो आप लोगों का 3600 के करीबन ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, या फिर 1,800 रुपए आपका ये, इस हिसाब से बन के आपकी सैलरी 40 से 50,000 के बीच में बन जाती है, राइट। अब गाइज ये जो चीजें आपने देखी इसी को ही अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये है आप लोगों के अलाउंसेस के जो आप देख रहे हो। लिस्ट ऑफ अलाउंसेस में भाई साहब सबसे पहला क्या है, डियरनेस अलाउंस जिसे हम डीए बोलते हैं। फिर है मेडिकल अलाउंसेस, मतलब आप लोगों के जितना भी आप और आपका परिवार वो पूरा सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि सभी का यहाँ पर इंश्योरेंस और हर एक चीज होती है। कोई बीमार हुआ तो उसके लिए भी अलाउंसेस वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं आता, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं एचआरए। एचआरए कहने का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब आपको रहने का भी खर्चा नहीं लगेगा। तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने का भी कोई खर्चा नहीं है। क्यों? बीमारी का इलाज कराने के लिए मिलता है।
घर में रहना है, घर में रहने का भी कोई खर्चा नहीं है, क्यों, घर का भी मिलता है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग, कहीं जाना है, उसका भी खर्चा नहीं लगेगा, उसका भी मिलता है। और फिर उसके बाद अदर अलाउंसेस मिलते हैं। अदर अलाउंसेस में गाइस मैंने बहुत सारी चीजें ऐड नहीं की हैं, जैसे कि आप लोगों का हो गया पेंशन, जैसे कि अभी तो नहीं हो रहा है वो, राइट। उसके अलावा गाइज आप लोगों के लिए बहुत सारे, जैसे कि लोन्स वगैरह की स्कीम होती है, उसमें आपको बहुत फायदे मिल जाते हैं। होम लोन वगैरह लेते हो, उसमें आपको बहुत फायदे मिल जाते हैं। गाड़ी वगैरह होती है, वो मिल जाते हैं, राइट। नौकर वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों के, जिसको हम सहायक बोल देते हैं, जो आपके सपोर्ट के लिए होते हैं। जब भी कभी आप फील्ड में जाओगे, आपको एक गाड़ी मिलेगी, साथ में आपको एक ड्राइवर भी मिलेगा, उसमें जो फ्यूल डल रहा है वो भी आपको मिलेगा, और साथ में ड्राइवर के साथ में एक बंदा मिलेगा जो आपका बैग उठाएगा, राइट। इतनी सारी चीजें आप लोगों को दी जाती है, मतलब पूरा राजसी ठाट बाट मिलता है आपको। आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हो जाती है। जब भी कभी आप साइट में विजिट करने के लिए जाते हो ना, लोग ऐसे खड़े नहीं होते, ऐसे खड़े होते, अरे साहब आ गए, राइट। उस समय तुम्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फील आएगा। उस समय जब तुम जॉब वो वाली लेकर के जाओगे ना, तुमसे कोई इस तरह बात नहीं करेगा, अरे शर्मा जी आ रहे हैं, गुप्ता जी आ रहे हैं, त्रिपाठी जी आ रहे हैं, राइट। बात करेंगे जेई साहब आ रहे हैं, अरे साहब ये करवा दीजिए, साहब एक विनती है, बस इसको सही करवा दीजिए, साहब पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार करवा दीजिए। और आप भी उन लोगों की बातों को सुनोगे और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, तैयार हो जाओ अपने हैंड रिटन सिग्नेचर के लिए। आपका जो सिग्नेचर है ना, वो आप लोगों का ऑटोग्राफ बनने वाला है। ऑटोग्राफ एज एन कि गाइज आप लोगों के पास इतना काम होता है ना, जो आप लोगों की 2 रुपए 3 रुपए वाला पेन नहीं आता है यूज एंड थ्रो, अगर आप उसको खरीदते हो, विद इन 3 डेज तुम उस पेन को खाली कर सकते हो। पता है कैसे? लिख के नहीं, साइन करके। इतने साइन करने पड़ते हैं, साइन करते करते तुम थक जाओगे, इतने साइन करने होते हैं, 2 से 3 दिन में वो खत्म हो जाता है भाई, राइट। आप लोग जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, मतलब अगर मान लो मुझे कोई बोले साइन करना है, तो मैं भी बहुत अच्छे से बढ़िया मस्त ऐसे लिखूं, गुप्ता, राइट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन खींचू, अभी तो मैंने और पास किया, सोचो इतने बड़े साइन नहीं होते भाई वहां पे। वहां पे पता है कैसे साइन होते हैं? ये ऐसे ऐसे, ये देखो, ये इस तरह साइन करते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी बार साइन करना है ना, कि भाई साहब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पूरा का पूरा साइन कर पाए, इतना ज्यादा साइन वगैरह करना होता है। सोचो इतनी अथॉरिटीज तुम लोगों को मिलती है, तो भाई जॉब बहुत रॉब वाली है, जलवे आ जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को जॉब के बारे में, राइट। अब आप लोगों को बताता हूं मैं कि किस तरीके से करनी है तैयारी, क्योंकि गाइस तैयारी ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप लोगों की सारी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। जिसे हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसे मैं तैयारी बोल रहा हूं। अब तैयारी कैसी करनी है ये आपको बताता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो रिपीटर्स होंगे, रिपीटर्स कहना गलत बात नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं भाई हर बार सफलता मिले ये लाजमी तो नहीं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेहनत करना छोड़ दूं, है ना। तो भाई सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, देर से ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, राइट। तो भाई अब आप तो घर से निकल चुके हो, अब सफलता मिलेगी, ठीक है। अब सफलता के लिए आप लोग यही मानो कि मेरे पास 10 महीने का टाइम है, और इस 10 महीने में आप क्या क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचते हैं, राइट। इस 10 महीने में आपको पूरा टेक्निकल संभालना है, आपको पूरा नॉन टेक्निकल संभालना है, आप लोगों को पूरा का पूरा मेंस का भी ध्यान देना है, क्योंकि 2 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती, राइट। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, देन आई विल से कि गाइज जब भी कभी आप लोगों को कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है आपके फाउंडेशन की, राइट। ये फाउंडेशन है आपके कॉन्सेप्ट्स, ये हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, राइट। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर फाउंडेशन। क्या है मेरे लाल? ये है आप लोगों का फाउंडेशन, और फाउंडेशन इज योर कॉन्सेप्ट्स। जितना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दोगे, जितना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को रगड़ोगे, घिसोगे, उतना बढ़िया फाउंडेशन बनेगा। और जब एक बार फाउंडेशन बन गया तो एग्जाम में आने वाले, छोड़ो पूरे इंडिया के एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तुम लोगों की बिल्डिंग ऊंची होती जाएगी, तुम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, और तुम बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिथ है जो मैं बता देता हूँ, सर कुछ नया नहीं मिल रहा, सर कुछ नए क्वेश्चंस नहीं कर रहा। फर्क नहीं पड़ता मेरे लाल नए क्वेश्चन से। जो एक संगीतकार होता है ना, वो एक ही राग को 20-20 साल तक गाता है और उसी की ही प्रैक्टिस करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उसमें ही महारत हासिल होती है,
राइट। इसी तरीके से जब तुम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते तुम किसी भी क्वेश्चन को देखोगे, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद आएगा। तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे नया क्वेश्चन करना है। तुम्हें बस ये देखना है कि जितने क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी है। क्या तुम 100 आउट ऑफ 100 लेके आ पा रहे हो? तुम्हें कोई भी रैंडम 100 क्वेश्चन दे दिया जाए जिससे तुम 5 बार 10 बार भी प्रैक्टिस कर पाए हो, उसके बाद भी 100 आउट ऑफ 100 ला पा रहे हो? क्या कम टाइम पे ला पा रहे हो? जब तुम लोग गाइज, अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कभी भी कि मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं और मुझे हमेशा नए क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसे मिथ में मत रहना। इससे सिलेक्शन नहीं होता है। तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली तुम्हारी स्पीड, क्योंकि तुम्हें 200 क्वेश्चन करने ही 120 मिनट में। और दूसरी चीज है तुम्हारी एक्यूरेसी, कि तुम कितनी जल्दी कितना एक्यूरेटली आंसर दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्पीड और एक्यूरेसी लाने के लिए अभी तक तुम लोगों ने क्या किया? अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस लगाए हैं। नाउ डू वन थिंग, अब आपने आपको यहां पर दिमाग में लग रखना है कि मैं एग्जामिनेशन में अगर बैठूंगा तो कैसे क्वेश्चन लगाऊंगा, जल्दी जल्दी लगाऊंगा। सो अपने फोन को खोलो और फोन में टाइमर को खोल दो। जैसे ही तुम फोन में अपने टाइमर को खोलोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम वाला फील है। राइट। मिनिमम से मिनिमम आधे से पौने घंटे तुम लोगों को लेने हैं और तब तक क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तुम डेली 1 घंटे टाइमर ऑन करके क्वेश्चंस लगाते हो ना, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि अगर डेली 1 घंटा टाइमर ऑन करके क्वेश्चन लगा लिया जाए तो वो 1 घंटे के क्वेश्चन तुम्हारे 3 घंटे की पढ़ाई के बराबर होंगे। जो 3 घंटे तुम किताब खोल खोल करके क्वेश्चन लगा रहे हो, आंसर चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो, उससे ज्यादा सफिशिएंट है तुम 1 घंटे में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। सोचो कि मैं कितना जल्दी और कितनी जल्दी एक्यूरेसी ला पाऊंगा। जितने भी हमारे सुरमाज हैं जो बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं टाइमर वाली बात आ रही होगी, एक्यूरेसी में दिक्कत आ रही होगी। जल्दी जल्दी में जो पढ़ा हुआ है उससे गलतियां कर रहे होगे, उस गलतियों को सुधारना है। उन चीजों के बारे में सोचना है जहां पर आप ये सोच सकते हो कि नहीं यार, ऐसे तो गलतियां नहीं कर सकता मैं। राइट। तुम्हें एक्यूरेसी की तरफ भागना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं या कॉलेज गोइंग है, फाइनल ईयर में है, आप सभी लोग स्पीड के बारे में ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे, फाउंडेशन मजबूत है तो उस समय क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती है। क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखो, और उस चीज को देख करके मैं जब आंसर लगाऊंगा तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। दैट विल बी योर एम। और जिस समय तुम इस तरीके से एम्स लेकर के चलोगे तो तुम्हारी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती हुई चली जाएंगी, तुम सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए जाओगे। अब गाइज यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आप लोगों को दूसरी चीज जो आपको बताई वो क्या है? कॉन्सेप्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, जब कई बार पढ़ लेते हैं तो हम कहते हैं अब तो हमें थ्योरी बनती है, अब हमें थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और आप क्वेश्चन में कूदते हो और गलतियां करते हो। 80 नंबर आ जाते हैं 100 में, 100 में 80 क्वेश्चन, मतलब अगर आपके सही हो गए तो अरे छाती चौड़ी हो जाती है भाई, 80 क्वेश्चन सही किए। कभी आप उन 20 क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचते जो आपने गलत कर दिए। वो 20 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए, क्या उसकी एनालिसिस करी? क्या ये सोचा कि ये 20 क्वेश्चन जो मेरे गलत हो गए हैं ये अगले एग्जामिनेशन में अगर आ गए तो मैं क्या करूंगा? नहीं सोचते ना। सोचो क्यों जरूरी है। अगर मान लो वही 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ गए ना, तो 10 नंबर तो ऐसे ही चले गए। राइट। और 20% का तुम लॉस लेके पहले ही चल रहे हो। तो इस तरीके की बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। अपने रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट करना शुरू करो। सोचो क्यों गलत हुआ, जिस टॉपिक से गलत हुआ इस टॉपिक को पकड़ो। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं नए क्वेश्चंस लगाने से डरते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं फिर भी डर रहता है। क्यों? क्वेश्चन में अटैक करना नहीं जानते। जब तक तुम अटैकिंग मोड में नहीं होगे ना, तब तक तुम लोग गाइज आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि शेर तुम्हारे सामने आ जाए, शेर, तो सबसे पहले बचने की कोशिश करनी चाहिए कि भैया उससे बच जाओ। राइट। बहुत ज्यादा हीरो नहीं बनने का है, बच जाओ उससे। लेकिन अगर बच ना पाओ तब क्या करना है मेरे लाल? तब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी अटैक मोड में आने की, कि भाई मरने वाले तो हैं। राइट। ये तो हमें खा ही जाएगा, क्यों ना अटैक करके देखें। और जैसे ही तुम अटैकिंग मोड में आते हो ना, सामने वाले को भी डर लगने लग जाता है। जैसे तुम क्वेश्चन में अटैक करते हो ना, सॉल्यूशन अपने आप तुम्हारे सामने आएगा। क्योंकि वो अटैकिंग मोड तुम्हें वो कॉन्फिडेंस दे देता है, वो एटीट्यूड दे देता है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, आंसर कैसे नहीं निकलेगा। जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो, फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करो। बिलीव मी, तुमसे हो पाएगा और तुम ही से ही हो पाएगा। स्ट्रैटेजी में सिर्फ यही चीज बोलूंगा कि जब भी कभी कॉन्सेप्ट के लिए जाओ, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि नहीं मैं फाउंडेशन, मतलब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं फाउंडेशन से पढ़ाई करूंगा और पहले पढ़ाई करूंगा फिर क्वेश्चन लगाऊंगा, नहीं।
पहले तुम्हें फाउंडेशन से पढ़ाई तो करनी है, साथ में क्वेश्चंस भी लगाते हुए चल रहे हैं। और गाइस जब भी कभी तैयारी करो तो अपना टेक और नॉन टेक दोनों का बैलेंस बना के चलो, ठीक है। दूसरी चीज, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल शुरू से तैयारी और ए टू जेड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तुमने जब तक थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तब तक तुमसे नहीं बनेगा, ये पक्की बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले तैयारी करी हुई है या फिर पहले से थ्योरी पढ़ के रखी हुई है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्वेश्चन लगाते हो उसमें भी बहुत ज्यादा मन नहीं लगता, आप सभी लोगों को बोलूंगा आपको वापस से पढ़ाई करने की जरूरत है। रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि जब आपने पढ़ाई करी थी तब आप लोगों ने जो ज्ञान लिया वो आधा ज्ञान था। आधा ज्ञान कहने का मतलब लिया तो आपने पूरा ज्ञान, लेकिन याद सिर्फ आधा ज्ञान रहा, और उसी आधे ज्ञान को आप पूरा समझ के एग्जामिनेशन में बैठे रहो। ये सबसे बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा मिथ यही है कि जब हम पढ़ते तो पूरा है लेकिन दिमाग में सिर्फ आधा रह जाता है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हम लोगों का जो दिमाग है वो सिर्फ उतनी चीजें प्रोसेस कर पाता है जितनी चीजें हमें समझ में आती हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई या फिर जो चीजें आप लोगों ने समझी और आपको बोरिंग लग रही थी, वो सारी चीजें दिमाग कभी नहीं रखता। तुम मुझे बस कोई एक चीज बता दो, कोई ऐसी बोरिंग सी मूवी बता दो या फिर कोई ऐसा बोरिंग सा इंस्टेंट बता दो जो आपको पूरा याद हो। सोचो, इंस्टेंट तक याद नहीं होता, मूवी तक याद नहीं होती, ये तो पढ़ाई है। अगर कोई टॉपिक बोरिंग लग रहा है मेरे दोस्त, तो ये बात समझ जाना कि वो तुम्हें कभी लॉन्ग टर्म पे याद नहीं होगा। अगर तुमने कोई चीज रटी है तो समझ जाओ कि वो चीज कभी तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। 110% वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। तुम्हें उस चीज को समझना पड़ेगा, अपने खून में उतारना पड़ेगा। जब कोई भी चीज खून में, रगों में दौड़ने लग जाती है ना, तो फिर वो साहस बन के बाहर निकलता है और उससे सिलेक्शन जरूर होता है। राइट। अब गाइस आप लोगों को एक चीज और बता दो, जब भी कभी सिलेक्शन के लिए सोचो देन यू शुड हैव योर बैचेस। राइट। भाई सिलेक्शन के लिए आप लोगों के पास आपका सपोर्ट बैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों को, आप लोगों को एक चीज माननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। तुम किसी भी योद्धा को देख लो, कोई भी योद्धा हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो बाजीराव बल्लाड़ हो, चाहे वो आपके पृथ्वी सिंह हो, राइट, या फिर आप लोगों के शिवाजी, महाराणा प्रताप, राइट, कोई भी हो, तुम किन्हीं का भी नाम ले लो। कभी तुम लोगों ने देखा है कि बढ़िया वो टी शर्ट पहन के या कुर्ता पैजामा पहन के लड़ाई करने गए हो? कभी देखा है? ऐसे नहीं देखा होगा, राइट। हमेशा पूरे के पूरे अस्त्रों से बिल्कुल लैस होते हैं वो, कि भाई हर एक चीज पहन के रखते हैं कि गलती से अगर दुश्मन का तीर भी आ रहा है तो लगना नहीं चाहिए। सपोर्ट होना चाहिए जो उन्हें बचा के रखे। अच्छा चलो, उन्होंने सब कुछ पहन लिया, तो क्या कभी तुम लोगों ने देखा है कि वो सब कुछ सारा का सारा ड्रेसअप वगैरह, हेलमेट मुकुट वगैरह पहन के बढ़िया मस्त ऐसे ही चले गए कि आजा भाई बता आज तो लड़ाई करेंगे? नहीं देखा होगा। हमेशा अपने धनुष बाण, तलवार, खंजर, हर चीज लेके चलते हैं। दैट इज उनके शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र आप लोगों को आपके पास होने चाहिए हमेशा, राइट। उससे आपको बहुत फायदा होता है। चाहे जितने भी बड़े योद्धा क्यों ना बन जाओ, बिना तलवार के आप लोग उतरोगे नहीं कभी भी मैदान में। और ये तलवार आप लोगों के सपोर्ट बैचेस होते हैं। बिलीव मी, जब भी कभी तुम किसी भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट को देखोगे ना, कभी उससे पूछना, वो हमेशा बोलेगा मैंने ये ज्वाइन किया था, मैंने ये चीज की थी, मैंने इन सर से पढ़ाई करी, मैंने इन सर का सेशन लिया है, मैंने इनके साथ, इनके गाइडेंस में तैयारी करी है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह करके तैयारी करनी है। अगर तुम्हें तुम्हारे मेंटर से कनेक्शन फील होता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ही इज द पर्सन जो मुझे सिलेक्शन दिला सकता है, देन जस्ट गो फॉर हिम। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं दिला सकते तो डोंट गो फॉर हिम। उनको सर्च करो। जब तक तुम्हें तुम्हारे कृष्ण भगवान, जब तक तुम्हें तुम्हारे गुरु द्रोण ना मिल जाए तब तक सर्च करो, और अगर मिल जाए तो बस लग जाओ तैयारी में। उनसे बात करो और लग जाओ, और ऐसी तैयारी करो कि बस फिर सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, तुमको भी मछली की आंख दिखनी चाहिए। दैट इज योर एम। और जिस दिन तुम्हें वो दिख गया उस दिन तुम सिलेक्शन ले लोगे। फैक्ट बात बता रहा हूं। इसके लिए जब भी कभी तुम किसी भी सपोर्ट बैच में जाते हो, चाहे तुम सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इंजीनियर अड्डा तुम्हें बहुत सारे सपोर्ट बैचेस देता है। अगर इंटरेस्टेड हो, अगर मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो चलो आओ, मैं तुम्हें तो कुछ बैचेस के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम्हारा मन करे तो उसे जरूर ज्वाइन करना। मेरे हिसाब से तो ज्वाइन करना चाहिए, बाकी इट्स अप टू यू। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो देन बहुत अच्छी बात होगी। तो चलो गाइस, दिखा देता हूँ तुम लोगों को बैचेस के बारे में, सो दैट तुम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन रहे, राइट। स्ट्रैटेजी बता दिया, बैचेस देख लीजिए, कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से
फाउंडेशन में जाएंगे। तो गाइस जब भी कभी तुम्हें फाउंडेशन में जाना है तो अपना गूगल क्रोम खोलना, गूगल क्रोम में जाना और यहाँ पर अड्डा 24/7 पे जैसे ही तुम सर्च करोगे ये तुम्हारी पहली वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट में जाना गाइस, यहाँ पर लिखना ऑल कोर्सेज, और ऑल कोर्सेज लिखने के बाद जैसे ही तुम क्लिक करोगे गेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स दिखाई देगा। यहाँ पर जाना, यहाँ पर लिखा हुआ एसएससी जे, एसएससी जे में क्लिक करना। ऑल दीज आर योर फाउंडेशन बैचेस, राइट। मिशन एसएससी जे 2023 फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तुम्हारे पास सारे के सारे बैचेस हैं। तुम जिसमें चाहो उसमें इनरोल कर सकते हो, मतलब जिसमें, मतलब जिस स्ट्रीम के हो तुम उसमें इनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग में जाओ। अभी तुम्हारी इस बैच की जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा 16 जनवरी से, राइट। तो मतलब अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जा सकते हो। व्यू ऑफर्स में जैसे ही क्लिक करोगे ये बैच तुमको कितने का दिख रहा है, 12,499 रुपीज का। अगर तुम यहाँ पर दिए हुए कोड को अप्लाई करते हो तो ये बैच अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा, जैसे मैंने ये NY75 लगाया तो 3,124 रुपीज का हो गया। इससे भी ज्यादा डिस्काउंट का तुम्हें कूपन कोड बताता हूँ, बिकॉज आई बिलीव तुम्हारा ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, तुम्हें कम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। तो याद रखना कोड दैट इज Y166, राइट, Y166। जैसे ही तुम Y166 लगा करके अप्लाई करोगे ये बैच तुम्हारा 2,800 रुपीज का हो जाएगा। दिस इज फॉर सिविल। अगर तुम मैकेनिकल के हो जस्ट गो फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल पे भी सेम चीज करनी है। कैसे करना है ये देखो, ये मैकेनिकल बैच है, मैकेनिकल बैच, मैकेनिकल में जाओ। तुम लोगों के लिए पता है कि भाई ये 12,499 का है। इसमें मैं ऑफर में जाऊंगा, यहाँ पे कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सर ने बताया Y166, दैट इज Y166 लगा करके अप्लाई करूंगा तो ये बैच तुम्हारा 2,874 रुपीज का हो जाएगा, राइट। तो तुम जा करके खुद को इनरोल करा सकते हो, 2,800 रुपीज में अपनी तैयारी कर सकते हो। और मेरे भाई एक चीज याद रख लेना, अगर सिलेक्शन में तुम्हारी इस बैच से 2% भी मदद होती है, मैं तो तुम्हें बोलूंगा 100% मदद होगी। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कि यार सिलेक्शन के लिए मुझे 1 नंबर की भी जरूरत है और इस बैच से मुझे इस 1 नंबर को पाने में मदद मिल गई, तो 2,800 रुपीज बुरे नहीं होंगे, ये वाली बात याद रखना, राइट। क्योंकि ये जिंदगी भर की बात है, जिंदगी भर के अपने करियर की बात है। तो रिस्क मत लेना, क्योंकि बहुत रिस्क ले लिया जिंदगी भर, अब मत लेना। तो चलो गाइस, इसी के साथ आज का सेशन यही पेंट करते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।